मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीयकरण। आज के इस व्याख्यान में जो प्रमुख रूप से जिन विषयों पर मैं चर्चा करूंगी, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, कौन से ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की मात्रा को निर्धारित करते हैं और किन किन कारणों के फलस्वरूप या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में जो केंद्रीयकरण है और विकेंद्रीकरण है उसके अर्थ की मैं बात करूंगी। केंद्रीयकरण एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी प्रकृति होती है जिसमें जो प्रधान सत्ता होती है उसी को केंद्रीय सत्ता के रूप में सभी कार्य करने होते हैं। अर्थात जो निर्णय लेने का अधिकार है वह केवल केंद्र में ही निहित होता है और जो अन्य सभी इकाइयां होती हैं वह केवल केंद्र के आदेशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। अर्थात जो निर्णय लेने की शक्ति है, निर्णय लेने का जो केंद्र है वो केंद्रीय सत्ता में निहित होता है और जो बाकी सभी इकाइयां हैं केंद्र सत्ता के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं आदेशों का पालन उनके द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत जो विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्र से हटकर जो क्षेत्रीय संस्थाएं होती हैं उनमें विभाजित कर दिया जाता है और ये जो क्षेत्रीय संस्थाएं होती हैं ये अपने विवेक के आधार पर और जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो इस प्रकार से जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है यहाँ पर निर्णय लेने के विभिन्न केंद्र होते हैं, विभिन्न संस्थाएं होती हैं और उनके द्वारा निर्णय निर्माण प्रक्रिया का जो दायित्व है उसका निर्वहन किया जाता है। कोई भी व्यवस्था न केवल पूर्ण रूप से केंद्रीकृत व्यवस्था होती है, ना ही वह व्यवस्था पूर्ण रूप से विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में जो अंतर है वह बेसिकली मात्रा का अंतर है कि अर्थात कितने विकेंद्रीकृत व्यवस्था है और किस सीमा तक वो केंद्रीकृत व्यवस्था है। तो यह जो अंतर है ये केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट इसका वो है अर्थ है उस पे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो ये अंतर है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको निर्धारित करते हैं कि केंद्रीकरण हो रहा है या विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो वो जो निर्धारक करने वाले तत्व हैं उनके ऊपर जो विद्वानों के मत हैं उन्होंने सभी ने अपने अपने इन संदर्भों में मत व्यक्त किए हैं, लेकिन जो इसमें फैसलर का मत है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जिन चार तत्वों की बात की है उन चार तत्वों के आधार पर उन्होंने कहा कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको समझा जा सकता है। उन्होंने जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व बतलाया है वह है उत्तरदायित्व का तत्व, क्योंकि किसी भी संगठन में जो उत्तरदायित्व होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था हो या विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो। उसमें जिस अधिकारी के पास जो उत्तरदायित्व होता है वह मुख्य रूप से उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जब वह उसके लिए उत्तरदायी होता है तो ऐसे परिस्थितियों में यह उस अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है, उसके उत्तरदायित्व के ऊपर निर्भर करता है कि वह उन कार्यों का विभाजन करता है, उन अधिकारों का विभाजन करता है या वह उनको स्वयं तक सीमित रखते हुए ही उन दायित्वों का निर्वाह करता है और जो उत्तरदायित्व उसको संगठन में प्रदान किए गए हैं वह उनको पूरा करने को सुनिश्चित करता है। तो इन संदर्भों में जो उत्तरदायित्व का तत्व है वो महत्वपूर्ण हो जाता है।
दूसरा जो तत्व है वह है प्रशासनिक तत्व। ये जो प्रशासनिक तत्व है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस प्रकार से संगठन होता है वो संगठन कितने वर्षों से, अर्थात जो संगठन है उसकी आयु कितनी है, कितना वो पुराना है या कितना वो नया है। क्योंकि जो पुराने संगठन होते हैं उन संगठनों में चूंकि एक प्रक्रिया वो निर्धारित हो जाती है, उस प्रक्रिया के तहत जो है वो कार्य संपन्न किए जाते हैं, अर्थात वहां पर जो चीजें हैं वो बहुत कुछ सीमा तक स्थिर हो जाती हैं और उन स्थिरता के परिणाम स्वरूप ही वहां पर विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। जबकि इसके विपरीत जो संगठन नवीन है या जिनमें अभी जो प्रोसेस है उनका अभी धीरे धीरे बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो स्थिति होती है उसमें जो कार्मिक होते हैं वो सामान्यतया जो उनके अधिकारी होते हैं वो उनसे समय समय पर परामर्श लेकर, उनका आदेश लेकर ही कार्यों को आगे करते हैं या कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो ऐसे स्थिति में इन विभागों में जो विकेंद्रीकरण है उसकी प्रक्रिया उतनी सरल नहीं हो पाती जितनी कि जो पुराने संगठन होते हैं उनकी होती है। इसी के साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण तत्व होता है कि वह है जो संगठन में कार्य करने वाले कार्मिक हैं उनकी कार्य क्षमता। क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, विशेषकर जब हम विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करते हैं, तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक जो कार्मिक हैं उन सभी का दक्ष होना आवश्यक है। तो जब व्यवस्था विकेंद्रीकृत होगी तो निश्चित रूप से वहां पर कार्यक्रमों की कर्मियों की जो कार्य क्षमता है उसको भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। जबकि जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है उन व्यवस्थाओं में जो संगठन में जिस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जा रही होती है उस प्रक्रिया के तहत ही कार्य किए जाते रहते हैं। तो ये जो कार्मिकों की कार्य क्षमता है ये एक महत्वपूर्ण तत्व होती है जो कि उसको निर्धारित करती है। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है उसका कार्यात्मक तत्व। कि कार्यात्मक तत्व के अर्थात जो कार्य की प्रकृति है वो कार्य की प्रकृति महत्वपूर्ण होती है। कार्य के प्रति अर्थात कि अगर वो कार्य बहुमुखी प्रकार का है, बहुमुखी जिसमें कि एक ही संगठन में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जाता है, तो वो जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उन विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था बेहतर होती है। क्योंकि उस विकेंद्रीकृत व्यवस्था में जहां पर शक्तियों का विभाजन हो जाता है, उत्तरदायित्वों का विभाजन हो जाता है, तो वो उस प्रकृति के अनुसार, जो कार्य की प्रकृति है उसके अनुसार जो कार्मिक है वो उस क्षेत्र में अपना अपना कार्य करते हैं और उसी के साथ वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। लेकिन अगर ये जो कार्य की प्रकृति है इसमें जब एक विभाग जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो स्थिति होती है उसमें होती है कि कोई भी यदि नियम बनाया जाएगा, कोई कानून बनाया जाएगा, कोई निर्णय लिया जाएगा, तो उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर समरूपता लानी है तो उस समरूपता को लाने के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था ही बेहतर विकल्प होती है। या उनके पास जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रक्रिया के तहत एक रूपता लाते हुए उन्हें लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से लक्ष्यों को प्राप्त करना सरल होता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप कहें, यातायात से संबंधित नियम बनाने हैं तो निश्चित रूप से जब उनमें एक रूपता होगी तो वो उनके जो रिजल्ट आएंगे, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी। तो इस प्रकार से कार्य की प्रकृति का उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ जो बाह्य तत्व होते हैं, बाह्य तत्व भी कभी कभी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें कि अगर राजनीतिक व्यवस्था में विकास योजनाओं को लागू किया जा रहा है, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको लागू किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में लागू करने के लिए विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर कि
जो भौगोलिक रूप से जो क्षेत्र है वो विस्तृत है और उसे सभी लोगों तक सभी जनता तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो जनता तक पहुंच होती है उसे कैसे पहुंचाया जाए और जनता के उन विकास योजनाओं की अगर हम कहें उनके लाभ को सुनिश्चित करने के लिए कि जो उनके लिए रिजल्ट रखा है उसके परिणाम को सकारात्मक परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वहां पर जो जनता है उसकी भी प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता हो। उन जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता के साथ साथ उनका जुड़ाव भी यदि होगा तो निश्चित रूप से जो उन योजनाओं का लाभ है वह लाभ या उसका परिणाम वो निश्चित रूप से जो बेनिफिशियरी है उन तक पहुंच सकेगा और उसका जो हमारा परिणाम है जो अपेक्षित है उस अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचने में कारगर सिद्ध होगा। तो इस दृष्टिकोण से ये जो तत्व हैं जो 4 तत्व फेजलर के द्वारा बताए गए हैं वो निश्चित रूप से संगठन की केंद्रीकरण और उसके विकेंद्रीकरण की जो प्रकृति होती है उसको सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीकरण की जो प्रकृति है उसमें जहां पर यदि हम बात करें जहां उसके अपने सकारात्मक पक्ष हैं वहीं विकेंद्रीकृत व्यवस्था के भी अपने साथ सकारात्मक पक्ष हैं, अपने दोनों के ही उनके नकारात्मक पक्ष भी हैं कि जहां पर कार्य करने की प्रकृति सरल हो जाती है, लोगों तक पहुंच आसान हो जाती है, तो वहीं कभी कभी जब केंद्रीकृत व्यवस्था होती है तो एक स्तर पर यदि निर्णय लिए जाते हैं तो उन्हें स्थानीय स्तर तक पहुंचाना वो कठिन हो जाता है। परंतु यदि वर्तमान संदर्भों का हम विश्लेषण करें तो हमें जो वर्तमान में प्रवृत्ति दिखलाई देती है कि क्यों केंद्रीकृत की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे प्रोत्साहित हो रही है। कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम बात करें तो जो विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रोत्साहित हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो आखिर ये जो व्यवस्थाएं हैं ये किस प्रकार से इनको प्रोत्साहित कर रही हैं? अगर केंद्रीकरण व्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों का विश्लेषण हम करें तो उन तत्वों में जो सबसे पहला है कि किस प्रकार से जो कार्य क्षमता है और मितव्ययता है उसमें वृद्धि होती है कि अगर जो सत्ता है वह केंद्र स्तर से ही संचालित होती है, वहां पर जो निर्णय है वो केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही प्रमुख रूप से लिए जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं न केवल उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है बल्कि उससे जो मितव्ययता है वो भी बनी रहती है। इसलिए इस प्रकार की जो प्रकृति है केंद्रीकृत को जो प्रोत्साहन करती है वो इसका एक प्रमुख तत्व होती है कि इस कारण यह व्यवस्था जो केंद्रीकरण है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी के साथ अगर वर्तमान समय में हम आर्थिक नियोजन की बात करें तो जो नियोजन केंद्रीय स्तर पर किए जाते हैं निश्चित रूप से उन्हें लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो संपूर्ण क्षेत्र की तक होती है या पूरे देश में उनको लागू किया जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो आर्थिक नियोजन किया जाता है वो जो आर्थिक नियोजन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है निश्चित रूप से समस्त जनता और या पूरे देश जो है उन केंद्रीय नीतियों के ऊपर निर्भर रहता है कि किस प्रकार से पूरे क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए लोगों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जो एक रूपता केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेने के परिणाम स्वरूप होती है उसमें जो नियोजन की प्रकृति है वो इस प्रकार की होती है कि वो सभी के उद्देश्यों को पूरा करती है। तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशासन जब एक ही स्थान से संचालित होता है और उसका केंद्र एक होता है और उसी के आसपास निर्णय लिए जाते हैं, निर्णयों को क्रियान्वयन करने की रणनीति बनाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन है वो प्रभावी हो जाता है। प्रभावी इन संदर्भों में हो जाता है क्योंकि एक ही प्रकार के कार्यों को करने के साथ साथ योजनाएं बनाने के साथ साथ और उनके क्रियान्वयन से संबंधित नीतियां निर्धारित करने के साथ साथ जो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है वो निश्चित रूप से उसके कार्यों में रिफ्लेक्ट होती है, उसमें दिखलाई देती है। उसके प्रभावी जो उत्पन्न है उसमें जो नीतियां बनाई जाती है लागू की जाती हैं वो भी उससे लाभान्वित होती हैं। तो इस प्रकार से जो यह व्यवस्था है वो इन संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी के साथ साथ जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी यह व्यवस्था अपने आप प्रोत्साहित हो जाती है क्योंकि जो निर्णय जो लक्ष्य केंद्र स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं उनको जब लागू
लागू किया जाता है या उनसे संबंधित जो लक्ष्य रखे जाते हैं, उद्देश्य रखे जाते हैं, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति जब एक ही स्थान से चीजें संचालित होती हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति में सरलता होती है या लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जाता है। तो इन संदर्भों में जो यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है इसमें वृद्धि होती है। एक जो और महत्वपूर्ण कारण है वह है कि जिस प्रकार से संचार के साधनों में वृद्धि हो रही है, यातायात के साधनों में वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता का स्थानीय स्तर तक पहुंच बना लेना अब आसान हो गया है, क्योंकि जहां पर जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो भौगोलिक क्षेत्र से की दृष्टि से विस्तृत हैं, विशाल हैं, तो ऐसे स्थिति में जो अब संचार तंत्र विकसित हुआ है, जो यातायात के साधन विकसित हुए हैं, उनके माध्यम से उन्हें वहां तक पहुंचना सरल हो गया है और जनता को इन माध्यमों से जो केंद्रीय स्तर की जो सत्ता होती है वहां तक न केवल अपनी बात को पहुंचाना सरल हो गया है बल्कि स्वयं भी पहुंचना अब आसान है। तो इन संदर्भों में जो केंद्रीकृत व्यवस्था है, ये जो केंद्रीकृत व्यवस्था का जो स्वरूप उभर कर आ रहा है, वह जो प्रोत्साहित हो रही है, वो निश्चित रूप से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आ रही है। अगर इसी के विपरीत हम विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करें तो यह जो विकेंद्रीकरण है, इस विकेंद्रीकरण को भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करने वाले तत्वों में है मुख्य रूप से जो है वह है संगठन का विस्तृत आकार। आकार इन संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जहां पर केंद्रीकृत व्यवस्था छोटे या आकार में जो सीमित होते हैं संगठन, उनके लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो वहीं पर जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है वो उन संगठनों के लिए जो कि आकार में विस्तृत होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उनके लिए वह वरदान होती है, क्योंकि जहां पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र से हटकर जो स्थानीय सरकार संस्थाएं होती हैं, स्थानीय स्तर पर जो केंद्र बनाए जाते हैं उनके पास आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय स्तर की आवश्यकताएं होती हैं, जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं, उनसे संबंधित निर्णय लेना और उन निर्णयों को लागू करना, उनका क्रियान्वयन भली भांति सुनिश्चित करना, वह स्थानीय स्तर की संगठन जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए वह सरल हो जाता है। और जब वह सरल होता है, उसके सुनिश्चित करण हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो परिणाम आते हैं वो परिणाम भी और अधिक बेहतर होते हैं। और स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं वो कार्य करती हैं, वहां पे जो स्थानीय स्तर की जनता है वह न केवल उनमें सहभागिता कर पाती है, न केवल वो निर्णय निर्माण में सहभागिता करती है, बल्कि निर्णयों के क्रियान्वयन में और इसी के साथ साथ जो फीडबैक होता है वह फीडबैक उन क्षेत्रीय स्तर की संस्थाओं को उपलब्ध कराने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इस दृष्टिकोण से जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है वह विशेष रूप से उन संगठनों के लिए जो कि आकार में विस्तृत हैं और जहां पर स्थानीय स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, वो भौगोलिक स्थिति के कारण भी हो सकती हैं, वो लोगों के जो समूह हैं उनके आधार पर भी हो सकती हैं, दूसरे जो कारक होते हैं उनके आधार पर भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में और अधिक कारगर सिद्ध होती है। इसी के साथ साथ जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, बेसिकली ये एक लोकतांत्रिक विचार है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक विशेषता है जिसे विकेंद्रीकृत की व्यवस्था की हम बात करते हैं कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को वास्तव में व्यवहारिक रूप में उसको लागू करना है, व्यवहार में उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था ही महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी के पश्चात जिस प्रकार से विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का और विकास हुआ है, अधिक देशों के द्वारा उसको अपनाया गया है, न केवल लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा गई हैं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था उस लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक आस्थाओं को और लोकतंत्र का जो अपना स्वरूप है उसको वास्तविक रूप प्रदान करने में
महत्वपूर्ण साबित होती हैं। और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो लोकतंत्र को यदि जनता तक या जनता की सहभागिता सुनिश्चित करनी है तो वह सहभागिता केवल इस जो केंद्रीय स्तर की संस्थाएं हैं वहां तक ही सीमित ना होकर जो क्षेत्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं, सरकारी संगठन हैं, उनमें भी जनता की जब सहभागिता सुनिश्चित हो जाएगी, निर्णय निर्माण प्रक्रिया से लेकर उनके क्रियान्वयन तक, फीडबैक तक, तो निश्चित रूप से ये जो लोकतंत्र का विचार है, न केवल लोकतंत्र का विचार समृद्ध होगा, न केवल उसका व्यवहार में और अधिक वह सफल हो पाएगा, उसी के साथ साथ जो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था है उसमें एक सहायक के रूप में कार्य करती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतांत्रिक विचार को और अधिक मजबूती प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, लोगों तक लेकर जाती है और एक ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है जहां पर कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो और मजबूत होती हैं। तो इस प्रकार से यह जो व्यवस्था है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ जब संगठन का बड़ा आकार होता है, क्षेत्र बड़ा होता है, या उसके साथ साथ जो कार्य की प्रकृति होती है, उन कार्यों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए भी विकेंद्रीकृत की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक ही सत्ता के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकृति के कार्यों को संपन्न करना एक कठिन कार्य होता है। तो उस कठिन कार्य को सरल बनाने के लिए और सरल बनाने के साथ साथ उसके पीछे जो निहितार्थ लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है वो निश्चित रूप से प्रोत्साहित होती है, क्योंकि ये जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, चाहे अगर हम प्रशासन के जो संगठन है उनकी हम बात करें या सत्ता की बात करें, तो वहां पर जो ये कार्य किए जाते हैं विकेंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से, वो विभिन्न प्रकार की प्रकृति के कार्यों को विभिन्न प्रकार की स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जब संपन्न किया जाता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, तो निश्चित रूप से जो यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण रूप से कार्य करती है। तो इस प्रकार से अब जो व्यवस्था है वो केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो दोनों ही व्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में कार्य कर रही है, क्योंकि जो इनके साथ महत्वपूर्ण अंतर है वो अंतर उसकी मात्रा का है कि कितनी मात्रा में कोई व्यवस्था केंद्रीकृत है और किस मात्रा में वह विकेंद्रीकृत है। क्योंकि जहां पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं या राष्ट्रीय विकास के मुद्दे हैं, जहां पर वहां पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वहीं पर स्थानीय स्तर को तक विकास के लक्ष्यों को पहुंचाने के लिए, उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, उनको जो व्यवस्था है उससे जोड़ने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण है, उनकी जहां पर अपनी विभिन्न उनके निर्धारक तत्व हैं, वहीं पर उनको प्रोत्साहित करने वाले तत्व भी विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में, प्रशासनिक संगठनों में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से यह दोनों ही केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण व्यवस्था जो है वह कार्य करती है। इसी के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।